हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शब्द क्या है, उसकी रचना कैसे होती है, उसके भेद क्या हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से, फिर अर्थ की दृष्टि से शब्द की रचना कैसे होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो भी देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं शब्द रचना क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शब्द की परिभाषा एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। वर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, वर्णमाला में पढ़े ही हैं। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, ये एक वर्ण है और इससे निर्मित शब्द क्या बना है? नहीं। फिर दूसरा है वह, ये भी एक ही वर्ण है और इसका मतलब क्या होता है? और। तो ये निर्मित शब्द है, एक ही वर्ण से निर्मित शब्द मतलब सार्थक शब्द। और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द है, जैसे शेर। यहाँ देखिए एक वर्ण है और ये फिर दूसरा, तो दो वर्ण से बनी हुई है शेर। फिर कमल, यहाँ पे तीन वर्ण है, इसमें भी तीन है। फिर सर्वव्यापी, परमात्मा। तो इस तरह से ये शब्द की परिभाषा है, जिसमें निर्मित शब्द है एक वर्ण से भी और दूसरा अनेक वर्ण से भी। अब हम देखेंगे शब्द रचना की दृष्टि से, जिसमें हम जानेंगे ऋण, यौगिक और योग ऋण। फिर है उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर। फिर प्रयोग की दृष्टि से वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें विकारी में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और साथ में अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और अर्थ की दृष्टि से होते हैं सार्थक और निरर्थक। तो इस तरीका को आप याद रख लीजिए कि शब्द की रचना किस किस से होती है, और इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले है शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रख लीजिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अब देखेंगे रूढ़ क्या है। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो और जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वो रूढ़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है कल और पर। अब देखिए इसमें अगर हम क को अलग कर दे, ल को अलग कर दे, पा को अलग कर दे और रा को अलग कर दे, तो इनको जब हम टुकड़े कर देते हैं तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाते हैं? निरर्थक। तो यही क्या है? रूढ़। जिनको टुकड़े करने से कोई अर्थ नहीं होता वो ऋण कहलाते हैं। फिर है यौगिक। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। इसको हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है देवालय। अब देखिए देवालय को अब हम अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ देव, इसका भी एक अलग सार्थक है, आलय का भी। और जब हम दोनों को मिला लें तो फिर ये सार्थक शब्द बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बना हो वो यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए राजपुरुष, यहाँ पे राज का अपना एक अर्थ है, फिर पुरुष का भी है, दोनों अपनी जगह सार्थक शब्द हैं। तो दोनों सार्थक शब्द मिलके यौगिक शब्द बना रहे हैं। क्या बन गया? राजपुरुष। उसी तरह से हिमालय है, हिम, धन, आलय, तो बन गया हिमालय। तो ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए हैं। फिर है तीसरा योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि पंकज दशानन। अब आप यहाँ पे उदाहरण को देख के सोच रहे होंगे कि हमने कहीं तो इसे और पढ़ा है, तो मैं आपको याद दिला दूं, समास में पढ़ा है, बहुब्रीहि समास में, कि बहुब्रीहि समास में भी जो शब्द भी क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पे देखिए पंकज। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न हुआ, लेकिन कीचड़ में उत्पन्न हुआ वो किसी विशेष शब्द को बता रहा है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, मतलब कमल। उसी तरह से दशानन, दस है आनंद जिसके, किसके? रावण के। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? योग रूढ़। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित चार भेद हैं। आपको याद रखना है रचना के आधार पर कितना है, उत्पत्ति के आधार पर कितना।
तो ये 4 भेद हैं, जिसमें है सबसे पहला तत्सम। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत भाषा है लेकिन हिंदी में भी इसका परिवर्तन नहीं किया है तो उसे हम तत्सम कहेंगे। क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। लेकिन तद्भव क्या होते हैं, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाएंगे, तद्भव। जैसे हमने यहाँ अग्नि पढ़ा था लेकिन यहाँ पे क्या है, आग, ये हिंदी में आए हैं बदल के। खेत, उसे तत्सम में क्या कहेंगे, क्षेत्र, लेकिन तद्भव में खेत, रात और रात्रि किसी में कहेंगे, तत्सम में। तो इस तरह से ये तत्सम और तद्भव। फिर इसमें है देशज। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बदलकर प्रचलित हो गए वे देशज कहलाते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने आसपास की बोली में बोलते बोलते ही वो पहले जो उसका नाम रहता है हम उसे दूसरे नाम में चेंज कर देते हैं, तो वो अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है, वही परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, तो ये हो जाएगा देशज। उसी तरह से विदेशज में है कि विदेशी जातियों के संपर्क से विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे स्कूल, स्कूल कौन सा शब्द है, स्कूल अंग्रेजी। अनार, अनार क्या है, फारसी शब्द है। लीची, ये चीनी शब्द है। फिर अमीर, ये अरबी शब्द है। अचार कौन सा शब्द है, ये पुर्तगाली है। पुलिस, पुलिस फ्रांसीसी। कैंची, ये तुर्की शब्द है। टेलीफोन, ये यूनानी। और रिक्शा, ये भी यूनानी। अब हम देखेंगे संकर, संकर शब्द। तो यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर, यहाँ पे देखिए टिकट अलग है और घर अलग है, तो ये हो गया टिकट घर। वर्षगांठ, वर्ष भी हिंदी है, ये गांठ नहीं, वर्ष ये अंग्रेजी है और गांठ हिंदी। तो ये दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं। जांचकर्ता। फिर उड़न तस्तरी, उड़न यहाँ पे हिंदी है और तस्तरी फारसी शब्द है। तो ये दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं, तो ऐसे शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर 8। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आपने तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया को पढ़ा होगा। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण का वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे विकारी और अविकारी शब्द। जिन शब्दों का, विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा में जैसे कुत्ता, तो हम कभी कभी कुत्ता का प्रयोग करते हैं शब्द का, फिर वाक्य के अनुसार कुत्ते भी बोलते हैं या फिर कुत्तों, तो ये बदलता रहता है। उसी तरह से सर्वनाम में कभी हम मैं बोलते हैं, फिर वाक्य के अनुसार मुझे या फिर हमें भी कहते हैं। उसी तरह से विशेषण में कभी अच्छा कहते हैं, वाक्य के अनुसार अच्छे या फिर अच्छी। और क्रिया में, क्रिया का तो आप जान ही रहे, उसमें कभी हम अपने वाक्य के अनुसार खाता है, यहाँ पे लिंग खाती है या खाते हैं। इस तरह से इन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन आपको इसमें याद रखना है किसमें किसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखते हैं हम अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द है। जैसे कि क्रिया विशेषण को ही ले ले, आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ। तो हम जैसे कहते हैं ना आज सोमवार है, तो उसको हम बदलते नहीं है, इसमें आज सोमवार है तो सोमवार ही है, कल मंगलवार था, अब हम घर जाएंगे। तो इस तरह से संबंध बोधक में भी में है तो हम में ही का ही प्रयोग करते हैं। से, तो से, की,
पर जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो हम वहाँ पे उसको बदल नहीं सकते, पर ही बोलेंगे। तो इस तरह से ये है। फिर है समुच्चय बोधक, इसमें और, परंतु, या, इसलिए, तो और विस्मयादि बोधक में आहा, हा, हाय, ओह। तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। अब है अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, रोटी का तो अर्थ होता है जिसे हम खाते हैं। पानी, पानी को हम पीते हैं। ममता, ये किसी का नाम है। डंडा, इसे भी हम जानते हैं। तो ये सार्थक शब्द है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। फिर निरर्थक, निरर्थक शब्द में क्या होता है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, वोटी, रोटी का तो अर्थ निकलता है लेकिन उसके साथ अगर हम वोटी बोले तो वोटी कोई शब्द ही नहीं होता, उसका कोई अर्थ ही निकलता। पानी के साथ वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है। गाड़ी के साथ वाड़ी, वाड़ी का भी नहीं। तो इस तरह से इसमें ओटी, वानी, वाड़ी ये सब निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तो इसमें आपको शब्द रचना में आपको रचना की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से सारे चीज़ों को, उसके प्रकारों को याद रखना है। और हमने शब्द रचना को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आप इसमें जितने जैसे अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही हिंदी व्याकरण के कुछ अन्य वीडियो को भी देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको शब्द रचना का यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।